नमस्कार सभी भाइयों को। मैं निरंजन कुमार रविदास, आपका छोटा भाई, आज से कुछ नया करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आज से आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर आऊंगा। जैसे आज आप लोग थंबनेल तो देख ही रहे हैं कि बिहार विधानसभा का उपचुनाव का एनालिसिस, तो इसके बारे में अपने तर्क से, कोई मैं सर्वेकार तो हूं नहीं, लेकिन अपने डाटा से, अपने तर्क से ये बतलाने का प्रयत्न करता हूं कि किस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी आगे है। ऐसे जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, वे लोग मुझे जानते हैं कि मैं फेसबुक पर ही पहले एनालिसिस का काम करता था। तो कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि तुम अच्छा लिखते हो तो क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बना लेते। जैसे हमारे बड़े भैया केडी पाठक हुए, रजनीश जी हुए, और भी तमाम लोग मुझे सजेशन देते रहे कि तुम यूट्यूब चैनल बना लो और अपने ढंग से कुछ एनालिसिस करो। जो मैं बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ तो 2020 में, उस वक्त एनालिसिस किया था कि भाजपा गठबंधन को, भाजपा जदयू जो गठबंधन था उसे 120 से 130, 122 से 130 के बीच में आएगा, वही आंकड़ा आया था। और भी हमेशा करता रहा हूं, अपने हिसाब से, अपने तथ्य से करता रहा हूं। लेकिन इसी के संबंध में आज जो बिहार विधानसभा का उपचुनाव जो 13 तारीख को संपन्न हुआ है, उसी के संबंध में कुछ आंकड़े के साथ आपको बतला रहा हूं कौन प्रत्याशी किस जगह से आगे है। ऐसे तो मैं खुद अपने बारे में बतला दूं, मैं भाजपा का समर्थक रहा हूं और मोदी का समर्थक रहा हूं। आप लोग देखते हुए कि वर्तमान में सैकड़ों हजारों यूट्यूबर, कोई दक्षिणपंथी हो, कोई वामपंथी हो, वे लोग किसी का न किसी का पक्ष लेते रहे हैं। मैं भी हूँ भाजपा का समर्थक, इसमें कहने का कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं है। मैं हूँ, इसमें कोई मुझे गिलानी नहीं है, मैं हूँ। लेकिन मैं रहने के साथ कुछ ऐसा नहीं कि मैं किसी के पक्ष में, भाजपा का समर्थक हूं तो भाजपा का मैं समर्थन में ज्यादा बोलूंगा। मैं तथ्य के साथ, तर्क के साथ सच बोलने का प्रयत्न करूंगा कि हाँ, क्या जमीनी स्तर पर सच्चाई है, क्या है नहीं, क्या है नहीं कि एक पक्ष का ज्यादा अगर हम समर्थन करेंगे झूठ मूठ का तो ये चमचाई हो गया ना, जैसे वामपंथी लोग करते हैं। इसलिए मैं सनातनी हूँ, सच्चा सनातनी हूँ, इसलिए मैं सच बोलने का ही प्रयत्न करूंगा। अब शुरू करते हैं। 13 तारीख को संपन्न हुआ था बिहार विधानसभा का उपचुनाव, जो 4 जगह हुआ था, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज। इसमें से 3 सीट जो था वो महागठबंधन के पास था, अर्थात राजद समर्थित, राजद कांग्रेस वाम दल राजद समर्थित गठबंधन, महागठबंधन के पास था। मात्र एक जो सीट था वो इमामगंज वाली, वो एनडीए के होल्ड में था, जहां से विधायक थे जीतन राम मांझी। और 3 सीट था, जैसे रामगढ़ हुआ, उसके बाद बेलागंज हुआ और तरारी हुआ, तीनों महागठबंधन के पास था। 13 तारीख को चुनाव हुआ, उसी के एनालिसिस कर रहा हूं, उसी के सामने की कौन प्रत्याशी किस जगह से, कौन किस पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। सबसे पहले बेलागंज के बारे में कुछ बात किया जाए। बेलागंज का जो विधानसभा चुनाव है वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, वे जहानाबाद से सांसद बन गए। जहानाबाद जो क्षेत्रीय लोकसभा का सांसद बन गए, वो सीट खाली हुआ। तो वहां उपचुनाव हो रहा है। वहां से 3 मुख्य प्रत्याशी, 3 पार्टी के मुख्य प्रत्याशी, भाजपा मतलब जैसे एनडीए की तरफ से मनोरमा देवी जदयू से, उसके बाद राजद से सुरेंद्र यादव के बेटे कौन है, विश्वनाथ कुमार सिंह, यानी विश्वनाथ कुमार सिंह यादव। उसके बाद जनसुराज से मोहम्मद अजमद, हाँ मोहम्मद अजमद ही है। तो यह क्षेत्र से चुनाव जो हो रहा है, इस क्षेत्र से चुनाव हो रहा है, वो काफी तस्ल वाली है। यहाँ बहुत कड़ी लड़ाई है। कड़ी लड़ाई मतलब कहने का अर्थ कैसे, एकदम का मुकाबला कांटे का है। लेकिन यहाँ समीकरण क्या देखा जा रहा है, 34 साल से यहाँ विधायक थे सुरेंद्र यादव, जिन्होंने लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। इस बार जहानाबाद संसद बन गए तो उनके बेटे को टिकट दिया गया। वहां का समीकरण है कि जनसुराज जो मुस्लिम उम्मीदवार को, जो मतलब किसे प्रत्याशी बनाए, मोहम्मद अजमद, वही वहां खेला कर रहा है। मतलब वही उसी के वोट काटने और ना काटने पर वहां का जीत हार टिकी है।
जदयू ने जो प्रत्याशी बनाया मनोरमा देवी वो अभी यादव समाज से है, और सुरेंद्र यादव तो यादव है। आप लोगों को इसके लिए पूरी तरीके से डाटा समझने के लिए कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबसे पहले आपको 2020 यानी 2020 के विधानसभा उपचुनाव का जो एनालिसिस देखना चाहिए कि कौन प्रत्याशी था और कितना वोट आया, कितने वोट से सुरेंद्र यादव जीते थे, वो आप समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या वहां हार जीत कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। बहुत जो एनालिसिस करते वो ये सब नहीं बतलाते डाटा, ये सब इसी से पता लगेगा कि क्या वहां की स्थिति है, जमीनी स्थिति क्या है, हार जीत कौन सकता है, यही डाटा से। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में राजद से सुरेंद्र यादव थे और जदयू से थे अभय कुमार सिंह, जदयू से थे अभय कुमार सिंह, ठीक है। तो उन्हें वोट मिला था अभय कुमार सिंह, यहाँ पे सुरेंद्र यादव को वोट मिला था 79,708, सुनिएगा 79,708 वोट मिला था किसे, सुरेंद्र यादव को। और जो जदयू का प्रत्याशी जो 2020 में खड़ा था उसको वोट मिला था 55,743, ठीक है। जीत हार का अंतर था 23,000 के लगभग, 23,963 लमसम, इसी के 23,963 वोटों से सुरेंद्र यादव जीते थे। और एक लोजपा का प्रत्याशी भी था राम आश्रय शर्मा, जिसको मिला था 12,005 वोट। कितना? 12,005 वोट। गौर से सुनिएगा, जीत हार का अंतर 23,000 जो बड़ा होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 23,000 उतना बड़ा नहीं देखा जाता। जितने बार तो 40,000 से जीते, 50,000 से जीते। यहाँ इस बार क्या समीकरण है, जो जनसुराज का जो उम्मीदवार है मोहम्मद अजमल, वो मुस्लिम समुदाय का ठीक ठाक वोट काट रहा है। ठीक ठाक मतलब कि 60 से 70% तो वो अपने तरफ वोट खींच रहा है। और जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी, यादव के नाम से वहां यादव में भी बिखराव हो रहा है, मुस्लिम समाज में तो बिखराव है ही। इससे क्या वहां हो रहा है कि माई समीकरण टूट रहा है राजद का। माई समीकरण टूटने के कारण वहां राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं और मनोरमा देवी आगे। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि मनोरमा देवी बेलागंज विधानसभा चुनाव में आगे दिख रही है, उनको एज मिल रहा है। क्योंकि मुस्लिम का तो वोट अगर 20 से 25,000 वोट भी अमजद काट लेते हैं, अमजद जी काट लेते हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट है जनसुराज का अमजद काट लेते हैं, तो वहां पर एज मिलेगा किसको? मनोरमा देवी को। यादव के नाम से कुछ यादव भी कट रहा है। और एक और वहां कारण है सुरेंद्र यादव के बेटे के पिछड़ने का, क्योंकि बहुत दिनों से वहां वे विधायक थे, मंत्री बने, लेकिन उन्होंने उतना विकास नहीं किया जितना करना, इसलिए एंटी इंकम्बेंसी भी के खिलाफ है। ठीक है, रहने दो। इसलिए उस सीट पर राजद प्रत्याशी पीछे नजर आ रहा है। ठीक है ना, पीछे वाला है ना, एगो अथी वाला होगा, ये साइड वाला, ये वाला टिप देगा तो बंद हो जाएगा। साइड वाला वो नहीं ना, साइड वाला ना बंद नहीं हुआ। जैसे कि हम ट्रेन आएगा ना तो ये वाला रोक देना, ठीक है। ये वाला टिपेगा ना तो रुक जाएगा, ये नहीं, ये ठीक है, समझ गया ना। ट्रेन आएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेलागंज से मेरा जो आकलन है, मेरा जो एनालिसिस है कि राजद प्रत्याशी पीछे है और मनोरमा देवी आगे है। और लोजपा प्रत्याशी भी एक जो पिछले मरते कितना है 12,005 वोट लाया था, वो भी तो ऐड होगा। इस पिछले मरते तो लोजपा भी अलग थी, इस बार लोजपा का जो वोट होगा, जो पासवान वोट, वो भी ऐड होगा। और उनका अपना भी ठीक ठाक वहां बेलागंज में मनोरमा देवी, उनका बिंदी यादव, रॉकी उनका पुत्र है, उनका प्रभाव है। इसलिए उस सीट पर, बेलागंज सीट पर जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी आगे दिख रही है। और लगता है कि जीत हार का अंतर 8 से 12,000 के बीच रहेगा। मेरा पहला जो है इस सीट पर आकलन है कि जदयू जीत रही है। ठीक है,
दूसरा सीट है इमामगंज। इमामगंज के बारे में पहले जानिए। इमामगंज इमामगंज सीट है, वहां से पहले विधायक थे कौन? जीतन राम मांझी। वहां इसलिए चुनाव हुआ कि जीतन राम मांझी गया से क्या बन गए? सांसद बन गए, और अभी केंद्र में मंत्री भी है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री भी है। तो वहां भाजपा का प्रत्याशी, सॉरी भाजपा, हम का प्रत्याशी जो है, मतलब जीतन राम मांझी के जो पुत्र वधु है दीपा मांझी, वो हम का प्रत्याशी एनडीए के, इंडिया गठबंधन से राजद का रोशन मांझी, और जनसुराज ने भी एक प्रत्याशी उतारा है जिसका नाम है जितेंद्र पासवान। यहाँ ऐसा सीट है जैसे कि बेलागंज में त्रिकोणीय फाइट थोड़ा दिख रहा है, यहाँ भी जनसुराज ठीक ठाक कर रहा है, मतलब ठीक ठाक वोट काट रहा है जनसुराज। यहाँ देखने को मिल रहा है कि से जो राजद प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं एज दिख रहा है। एज दिखने का कारण है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी भी है, और चिराग पासवान वे प्रचार में भी नहीं गए, और जो जनसुराज ने जो प्रत्याशी उतारा वे डॉक्टर है, क्या नाम है उनको? जितेंद्र पासवान, जो ठीक ठाक वोट काट रहे हैं पासवान समाज का, और अपने डॉक्टर होने के कारण उनको क्षेत्र में ठीक ठाक पहचान, इसी कारण वहां मुकाबला त्रिकोणीय है। और रोशन मांझी एज में इसीलिए दिख रहे हैं कि उनका जो माई समीकरण है, इसके अलावा अदर कास्ट जो उनका देश है राजद का, वहां भी ठीक ठाक उनको पकड़ है, इसीलिए वहां जीतन राम मांझी की पुत्र वधु थोड़ा पीछे दिख रही है। लड़ाई में तो है, थोड़ा पीछे दिख रही है, और रोशन मांझी राजद प्रत्याशी वो आगे दिख रही है। अब पिछले चुनाव का आप बतलाते हैं, पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी जो एनडीए प्रत्याशी थे, ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे? इमामगंज सीट पर वहां है कि वहां समीकरण बैठ रहा है कि जीतन राम मांझी की पुत्र वधु दीपा मांझी और राजद प्रत्याशी में तो जोरदार टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान का न जाने के कारण वहां सीट फंसती नजर आ रही है। अगर चिराग पासवान वहां चले जाते तो शायद यह सीट नहीं फंसती। ठीक है, ऊपर से वहां जीतन राम मांझी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी भी है, जो हर विधायक के होता है, लगातार 10 साल से 15 में बने, 20 में बने, इसके उनके खिलाफ कुछ नाराजगी भी है, और राजद का समीकरण वहां थोड़ा मजबूत दिख रहा है। कारण जनसुराज वहां फैक्टर बन रही है। जीते या ना जीते जनसुराज ठीक ठाक वोट 15 से 20 हजार वोट ला के, वो 15,000 10,000 जो भी वोट लाए वो लाकर क्या ऐसे एनडीए प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, आंकड़ा बतला रहे थे, जीतन राम मांझी को 2020 के चुनाव में वोट आया था 78,462, और राजद से जो उम्मीदवार खड़े थे महागठबंधन से उदय नारायण चौधरी, उनको वोट आया था 62,728। इसका अर्थ है कि जीत हार के अंदर 15,734 वोट से जीतन राम मांझी जीते थे। उनको वोट आया था 46%, और उदय नारायण चौधरी को आया था 38%। और वहां लोजपा का जो प्रत्याशी था शोभा कुमारी सिन्हा शायद नाम था, उनको वोट आया था 14,000 के करीब। ठीक है, 14,000 के करीब वोट आया था उनको। अगर यह वोट दीपा मांझी के परचहरती मतलब आता है, मतलब जो एलजेपी का जो में जो वोट आया था, तो ठीक है, मतलब जीत सकती है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है कि वहां राजद जीत रही है, कुछ वोट से जीते, टक्कर है, लेकिन वहां राजद प्रत्याशी रोशन मांझी को एज मिला हुआ। ठीक है, तीसरा सीट है तरारी सबसे हॉट सीटों में से एक है, इसलिए कि वहां का मुकाबला बड़ा टसल है। टसल इसलिए है कि वहां जो बाहुबली है, तरारी का बाहुबली है नरेंद्र सिंह उर्फ सुनील पांडे, वे काफी प्रभाव रखते हैं उस क्षेत्र में। प्रभाव मतलब ठीक ठाक प्रभाव रखते हैं। वे जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है, उनका प्रभाव बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय 62,000 वोट लाए थे, और 2015 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी लड़की चुनाव मात्र 200 वोट से हारी थी, 200 कुछ वोट से हारी थी, लगभग 200 वोट से हारी थी। ठीक है, तो आप लोग तो तरारी विधानसभा क्यों हुआ? क्योंकि वहां का जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, वे बन गए आरा के सांसद, मतलब आरा के सांसद बन गए, और वहां विधानसभा इसी कारण हो रहा है। आप पिछले बार का देख लीजिए कुछ आंकड़ा, इससे आपको समझ में आ जाएगा।
पिछली बार हुआ था कि से सुदामा प्रसाद जी जो भाकपा माले के उम्मीदवार थे, उनको आया था 73,000 वोट करे, 73,000। और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे सुनील उर्फ सुनील पांडे, सुनील पांडे यानी नरेंद्र सुनील, उनको आया था 62,000 वोट, 62,930। जीत हार का अंदर था 11,015, मतलब 11,015 वोट से कौन, सुदामा प्रसाद जीत गए थे चुनाव। वहां से भाजपा भी उम्मीदवार खड़ा की थी कौशल कुमार सिंह को, उनको आया था 13,883 वोट, जो ठीक ठाक वोट नहीं कहा जा सकता, उनको जमानत जब्त हो गया था। अगर सुदामा प्रसाद हार जाते, कब, जब भाजपा या जदयू सुनील पांडे को उम्मीदवार उसी वक्त बना देते, दोनों का वोट जोड़ दिया जाए 62,000 और 13,000, तो तरारी विधानसभा, जो तरारी विधानसभा है, थोड़ा लाइन के इशू हो गया था, लाइन कट गया था, इसीलिए थोड़ा फिर से वहीं से शुरू करें। तरारी विधानसभा का समीकरण बतलाए दिए हैं कि वहां भाजपा से उम्मीदवार है विशाल प्रसाद, जो सुनील पांडे जी के बेटे हैं। भाकपा माले से उम्मीदवार है राजू यादव, और जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है किरण सिंह को। यहाँ जनसुराज कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ मुकाबला आमने सामने की है, भाजपा नहीं तो वह भाकपा माले। यहाँ जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ बतला देते हैं किसको एज है, यहाँ एज विशाल प्रसाद जी को है, जो भाजपा प्रत्याशी है। इसका सबसे बड़ा कारण है दो। पहला कारण है कि से पिछले बार जो नरेंद्र पांडे जी लड़े थे, सुनील पांडे जी चुनाव लड़े थे, वो निर्दलीय थे, और भाजपा का भी अलग प्रत्याशी था कौशल कुमार सिंह। इसके कारण क्या हुआ, वोटों का बंटवारा हुआ, इस कारण भाकपा माले को लाभ पहुंचा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो आपको कोई मतलब किसी यूट्यूबर नहीं बतलाएगा, ठीक ठाक से नहीं बतलाएगा, एनालिसिस करने वाला। सबसे बड़ा कारण है कि जो सुदामा प्रसाद जी थे वैश्य समाज से थे, वैश्य समाज से, और वैश्य समाज भाजपा का जो कोर वोटर है, परंपरागत वोटर कहा जाता है वैश्य समाज को, तो वो 2 बार थे, मतलब 2015 में भी और 2020 में भी, वो साथ दिया किसको, वहां का वैश्य समाज सुदामा प्रसाद जी को, जाति के नाम पर। बिहार में तो जाति पर चुनाव होवे करता है वहां, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वहां विशाल प्रसाद जी भूमियार जाति थे, जो भाजपा के प्रत्याशी है, और भाकपा माले का प्रत्याशी है राजू यादव, जो यादव समाज से है। इस बार कोई मजबूरी नहीं है वैसे समाज को कि वो वोट करे, किनको वोट करे, तो भाकपा माले को। 2 बार से तो सुदामा प्रसाद के नाम पर, जाति के नाम पर चले जा रहे थे, इस बार वो, और वहां का समीकरण है, जिस जगह वैश्य समाज जाएगा उसकी ही विधायक, उसका ही जो प्रत्याशी जीतेगा। वहां भाजपा के पक्ष में समीकरण से लेकर माहौल सब कुछ ठीक ठाक है। 2 बार से जो विधायक रहे सुदामा प्रसाद, 15 में भी जीते, 20 में जीते, उनके खिलाफ एंटी कैंपेन भी था, वे चुनावी नहीं किए ठीक था। और उनका जो सुनील पांडे जी 2010 में जब विधायक बने थे, पहले पीरो विधानसभा था, पीरो विधानसभा से परिसीमन हुआ 2007 में, तो बना तरारी विधानसभा। तो उनका काम ठीक ठाक था, वहां की जनता नाम लेती कि हाँ सुनील पांडे जी काम किए, और उनका अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए वहां पर भाजपा प्रत्याशी जीत सकती है, और ठीक ठाक वोट जीत सकती है। मार्जिन 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगा, 8 से 15, 10, 15, 12, 13 जितना हो सके, ठीक ठाक वोट से वहां सुनील पांडे जी के बेटे विशाल प्रसाद भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। ये मेरा आकलन, मेरा एनालिसिस है। अब देखिए रिजल्ट 23 तारीख को रिजल्ट में क्या होता है, लेकिन मेरे अनुमान से जीत रहे हैं वहां सुनील पांडे। अंतिम जो सीट है रामगढ़ विधानसभा, ये सबसे दिलचस्प सीट है, क्योंकि यहाँ इतना कड़ा मुकाबला है कि पता ही नहीं चल रहा, मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि कौन जीतेगा। बसपा जीत रही है कि भाजपा जीत रही है कि राजद जीत रही है। पहले वहां प्रत्याशी समझ लीजिए किस पार्टी का उम्मीदवार है। भाजपा से अशोक कुमार सिंह, जिस 2015 में चुनाव जीते थे। राजद से सुधाकर सिंह के छोटे भाई अर्थात जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह चुनावी माहौल में है राजद की तरफ से। तीसरा है जनसुराज से कौन, सुशील सिंह कुशवाहा। और उसके बाद बसपा से जो रामगढ़ जो सीट है यूपी से सटा हुआ है, तो वहां मायावती का भी ठीक ठाक प्रभाव है।
तो वहां से बसपा बसपा प्रत्याशी सतीश यादव, जो अंबिका यादव जी के भतीजे हैं, जो पूर्व विधायक थे राजद से, 2010 में जीते थे, अंबिका प्रसाद यादव, अंबिका यादव। वहां इतना कड़ा मुकाबला है कि आप ऐसे देखिए, 2020 का आंकड़ा समझाते हैं। 2020 में सुधाकर सिंह आरजेडी से प्रत्याशी थे, और बसपा से प्रत्याशी थे अंबिका यादव, और भाजपा से प्रत्याशी थे अशोक सिंह। वहां मुकाबला लगभग 57,000 वोट, एग्जैक्ट बतलाते हैं। वहां जो वोट आया था, बतलाते हैं, रामगढ़ में सुधाकर सिंह को वोट आया था 58,083 वोट। देखिए 58,083, और बसपा के उम्मीदवार को भी आया था 57,894, यानी सुधाकर सिंह को आया था 58,083, यानी 32.77%, और बसपा के उम्मीदवार अंबिका यादव जी को आया था 57,894 वोट, यानी जीत के हार का अंतर मात्र 184 वोट था। और अशोक सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको वोट आया था 56,084, 31.64%। देखिए कितना कड़ा मुकाबला, मात्र 184 वोट से जीत हार हुआ था वहां रामगढ़ में। इस बार क्या हुआ, जो सुधाकर सिंह को जानते होंगे कि वे सांसद का चुनाव जीत गए बक्सर लोकसभा से, तो सीट खाली हुआ, और सीट खाली होने के कारण वहां उपचुनाव हुआ। तो वहां मुकाबला बड़ा ही रोचक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मुकाबले में आरजेडी और भाजपा, नहीं, वहां आप देखिएगा, वहां मुकाबले में सतीश यादव जो बसपा उम्मीदवार है उनमें, और भाजपा उम्मीदवार है उनमें मुकाबला है। और रही अजीत सिंह के बाद जो राजद प्रत्याशी, वे मेरे आकलन से, मेरे एनालिसिस से तीसरे नंबर पर रहेंगे, तीसरे नंबर पर। पहला दूसरा तो छोड़िए, तीसरे नंबर पर रहेंगे, क्योंकि वहां राजपूत बहुल सीट है, 21% राजपूत वोटर उसका यादव है, कि मुस्लिम है, दलित भी ठीक ठाक रविदास वोटर, क्योंकि वो यूपी से सटा हुआ इलाका है। तभी तो अंबिका यादव को पिछले 2020 के चुनाव में 57,000 वोट आया था। यादव और रविदास का जो कॉम्बिनेशन वहां चलता है, वहां माई समीकरण बिल्कुल नहीं चला, उस बार भी और इस बार भी नहीं चला। वे तो राजद के और वोट जीते थे पिछले बार सुधाकर सिंह, मात्र 184 वोट से। इस बार मुकाबला जो है भाजपा और बसपा में है। भाजपा का जो कोर वोटर है, जो 56,000 पिछले बार 2015 में भी ठीक ठाक वोट आया, 2020 में भी आया था, उतना वोट तो उनको है। कुछ अगर बढ़ जाएगा उसमें, अगर राजपूत ज्यादा सपोर्ट किए होंगे, मेरा आकलन है कि वहां राजपूत समाज 70-30 में बांटा है। 70% सुधाकर सिंह के पक्ष में, जो भाजपा का वोटर भी है राजपूत समाज। और दूसरा कारण और भी, राजपूत जगदानी से बेटे से, यानी अजीत सिंह से कटने का कारण है कि परिवारवाद, और बेटे को जिताया वहां से, अभी सांसद बन गए, फिर अपने छोटे बेटे, इस कारण कुछ नाराजगी है उनके खिलाफ। इसलिए राजपूत समाज जो 21% वहां आबादी है, 21% जो आबादी है रामगढ़ विधानसभा में, वे ज्यादातर जा रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। वोटों का तो डिवाइड हो रहा है, राजपूत समाज टूट रहा है। और जो बसपा प्रत्याशी है उनके पक्ष में दलित और यादव ठीक ठाक गोलबंद है। इसलिए वहां मुकाबला बसपा और भाजपा में। अजीत सिंह है, अजीत सिंह तीसरे नंबर पर रह सकते हैं, ठीक है। और वहां जनसुधा जो सुशील कुशवाहा है, वे उतना फैक्टर नहीं है जितना बेलागंज में और इमामगंज में। जो वहां से बेलागंज में मोहम्मद अजमत, इमामगंज में जितेंद्र पासवान, लेकिन यहाँ उतना मुकाबले में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ मुकाबला फिलहाल 3 प्रत्याशी में है, भाजपा, राजद और बसपा। इसमें भाजपा और बसपा दोनों में से कोई नंबर 1 रह सकता है। मेरा आकलन यह कह रहा है कि वहां बसपा प्रत्याशी उलटफेर कर सकती है, जो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। और दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी रह सकते हैं, बसपा जीत सकता है जो सतीश यादव है। और दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी रह सकते हैं, हालांकि वो जीत सकते हैं। इसमें मेरा जो आकलन है वो बसपा प्रत्याशी की ओर है। और तीसरे नंबर पर रहेंगे राजद, जो अजीत सिंह है। तो चारों विधानसभा का मैंने बतला दिए हैं। बेलागंज में मनोरमा देवी जदयू प्रत्याशी, एज में है, आगे निकल सकते, जीत सकती है। दूसरा नंबर पर इमामगंज, वहां से रोशन मांझी जो आरजेडी प्रत्याशी है, वो जीत सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो तरारी में विशाल प्रसाद जी भाजपा प्रत्याशी, वो जीत सकते हैं। और चौथा जो रामगढ़ है, वहां थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन जीत सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि बसपा प्रत्याशी कुछ ही वोटों से
जीत सकती है। हालांकि वहां भाजपा का भी खूब चांस है कि जीत सकती है, ठीक है। तो मुकाबला दो एनडीए गठबंधन, एक राजद जो वहां इमामगंज में जीत सकती है, एक बसपा जीत सकती है। तो वह दो एक का रहेगा। एक अलग अलग पार्टी जो यूपी का पार्टी है मायावती, उसका उम्मीदवार जीत सकता है। मेरे तरफ से कुछ प्रयास था, आप लोग देखिए। मेरे मतलब मेरा जो एनालिसिस है, और 23 तारीख को तो चुनाव परिणाम आ ही जाएगा, और उसके बाद देखिएगा मेरा कितना सटीक होता है, मेरा जो कितना जो एग्जिट पोल ठीक होता है। एग्जिट पोल नहीं कहिए, मेरा ये एनालिसिस कहिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज से कोशिश करते हैं कि मेरे चैनल से जुड़े। मेरा यही चैनल है निरंजन कुमार अभिदास, मतलब लोगों तक शेयर करें। आज से कुछ कोशिश करो, हर दिन कुछ नया सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर, इन सब पर कुछ ना कुछ टॉपिक लाते रहें। ऐसे इस चैनल पर हम बच्चे लोग को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ राजनीतिक मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो, उस पर अपना राय विचार, सब मुद्दा पर हम वीडियो लाएंगे, ठीक। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है।